Assalamu alaikum everyone. Welcome to this course on solid mechanics. I am Hasnan Danish. In previous lecture we discussed about developed Hooke's law in terms of engineering constants and inverse form of Hooke's law in terms of engineering constant. Now in lecture 11 I am going to discuss about Navier's equation of elasticity, Cauchy-Navier's equation in terms of engineering constants and harmonic equations. आज के लेक्चर में हम Cauchy-Navier's इक्वेशन ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन को ड्राइव किया था, जो कि ये है सिग्मा आई जे कोमा जे प्लस एफ आई इक्वल टू 0। यहाँ सिग्मा आई जे स्ट्रेस टेंसर है और एफ आई बॉडी फोर्स है एंड कॉल इट इक्वेशन 1। और प्रीवियस लेक्चर्स में आपने हुक्स लॉ को ड्राइव किया था फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक बॉडी के लिए, जो कि ये है सिग्मा आई जे इक्वल टू लैम्डा इंटू क्रॉनिकल डेल्टा आई जे इंटू एप्साइलन के प्लस 2 म्यू इंटू एप्साइलन आई जे। यहाँ सिग्मा आई जे स्ट्रेस टेंसर है और एप्साइलन के और एप्साइलन आई जे स्ट्रेन टेंसर है और लैम्डा और म्यू लैम्प्स कांस्टेंट है एंड कॉल इट इक्वेशन 2। और आपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन के बारे में भी डिस्कस किया था, जो कि ये है एप्साइलन आई जे इक्वल टू 1/2 इंटू यू आई कोमा जे प्लस यू जे कोमा आई। यहाँ एप्साइलन आई जे स्ट्रेन टेंसर है और यू आई कोमा जे एंड यू जे कोमा आई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एंड कॉल इट इक्वेशन 3। नाउ अब हम कैसे इन इक्वेशंस की मदद से Cauchy-Navier's इक्वेशन ऑफ इलास्टिसिटी को डिराइव करेंगे, चले आएँ अब वो डिस्कस करते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 को देखें, जो कि ये है सिग्मा आई जे कोमा जे प्लस एफ आई इक्वल टू 0। यहाँ हमें स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई जे कोमा जे अननोन है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम हुक्स लॉ को यूज़ करेंगे, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है सिग्मा आई जे इक्वल टू लैम्डा इंटू क्रॉनिकल डेल्टा आई जे इंटू एप्साइलन के प्लस 2 म्यू इंटू एप्साइलन आई जे। अब हम इस इक्वेशन 2 में एप्साइलन के और एप्साइलन आई जे की वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसके लिए हम स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को यूज़ करेंगे, जो कि इक्वेशन नंबर 3 में गिवन है एप्साइलन आई जे इक्वल टू 1/2 इंटू यू आई कोमा जे प्लस यू जे कोमा आई। अगर आप इस इक्वेशन 3 में देखें, यहाँ एप्साइलन आई जे की वैल्यू हमें नॉन है और एप्साइलन के की वैल्यू हम इस तरह फाइंड करेंगे कि अगर हम आई और जे को के इक्वल लें, सो वी हैव एप्साइलन के इक्वल टू 1/2 इंटू यू के कोमा के प्लस यू के कोमा के, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 यू के कोमा के, कैंसिल 2, सो वी विल गेट एप्साइलन के इक्वल टू यू के कोमा के एंड कॉल इट इक्वेशन 4। नाउ अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो वी विल गेट सिग्मा आई जे इक्वल टू लैम्डा इंटू क्रॉनिकल डेल्टा आई जे इंटू यू के कोमा के प्लस 2 म्यू इंटू 1/2 इंटू यू आई कोमा जे प्लस यू जे कोमा आई, कैंसिल 2 एंड मल्टीप्लाई म्यू इन दिस ब्रैकेट, सो वी विल गेट सिग्मा आई जे इक्वल टू लैम्डा इंटू क्रॉनिकल डेल्टा आई जे इंटू यू के कोमा के प्लस म्यू इंटू यू आई कोमा जे प्लस म्यू इंटू यू जे कोमा आई। नाउ अब इक्वेशन 1 में सिग्मा आई जे कोमा जे को फाइंड करने के लिए आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे, सो वी विल गेट सिग्मा आई जे कोमा जे इक्वल टू लैम्डा इंटू क्रॉनिकल डेल्टा आई जे इंटू यू के कोमा के जे प्लस म्यू इंटू यू आई कोमा जे प्लस म्यू इंटू यू जे कोमा आई जे। हेयर कोमा जे shows the first derivative with respect to xj and comma k and j shows the second derivative with respect to xk and xj and comma jj shows the second derivative with respect to xj and comma I and j shows the second derivative with respect to xi and xj। अब हम राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म लैम्डा इंटू क्रॉनिकल डेल्टा आई जे इंटू यू के कोमा के जे को सोल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर। मतलब जो क्रॉनिकल डेल्टा आई जे के साथ टेंसर यू के कोमा के जे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ हम ये चेक करेंगे कि जो इंडेक्स सेम है उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे हमारे इस केस में जे सेम है तो इनको हम कैंसिल कर देंगे
और क्रोनिकल डेल्टा की इंडेक्स आई को टेंसर के साथ करके लिख देंगे। यूं क्रोनिकल डेल्टा आई जे इंटू यू के कॉमा के जे इक्वल टू यू के कॉमा के आई। और हमने ये भी पढ़ा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कब इक्वल होता है, जब फंक्शन कंटिन्यूस हो। यू जे कॉमा आई जे इक्वल टू यू जे कॉमा जे आई। सो वी विल गेट सिग्मा आई जे कॉमा जे इक्वल टू लैम्डा इंटू यू के कॉमा के आई प्लस म्यू इंटू यू आई कॉमा जे जे प्लस म्यू इंटू यू जे कॉमा जे आई। अब इस इक्वेशन में के डमी इंडेक्स है, सो इसको आप किसी दूसरे इंडेक्स में इंटरचेंज कर सकते हैं। लेट्स से वो इंडेक्स जे है, मतलब यहाँ हम के को जे में इंटरचेंज कर रहे हैं। सो वी विल गेट सिग्मा आई जे कॉमा जे इक्वल टू लैम्डा इंटू यू जे कॉमा जे आई प्लस म्यू इंटू यू आई कॉमा जे जे प्लस म्यू इंटू यू जे कॉमा जे आई। टेकिंग कॉमन दिस टर्म फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो वी विल गेट सिग्मा आई जे कॉमा जे इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू इंटू यू जे कॉमा जे आई plus mu into ui comma jj and call it equation 5. Now substitute equation 5 in equation 1, so we will get lambda plus mu into uj comma ji plus mu into ui comma jj plus fi equal to 0 and call it equation 6. Here ui comma jj shows the second order derivative with respect to xj, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं del square u equal to del dot del u, and uj comma ji shows the second order derivative with respect to xj and xi, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं del into del dot u. So equation 6 becomes lambda plus mu into del dot u plus mu into del dot del u plus f equal to 0. और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं lambda plus mu gradient into divergence u plus mu divergence into gradient u plus f equal to 0. This is called Cauchy-Navier equation in terms of Lamb's constant. Next, अब हम Cauchy-Navier equation in terms of engineering constant की equation को ड्राइव करेंगे। हमें पता है कि Cauchy-Navier equation in terms of Lamb's constant is given by lambda plus mu into uj comma ji plus mu into ui comma jj plus fi equal to 0. और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लैम्ब्स कांस्टेंट लैम्डा और म्यू को इंजीनियरिंग कांस्टेंट ई और न्यू में चेंज करना सीखा था, जो कि ये हैं म्यू इक्वल टू ई ओवर 2 इंटू 1 प्लस न्यू एंड लैम्डा इक्वल टू ई इंटू न्यू ओवर 1 प्लस न्यू इंटू 1 माइनस 2 न्यू. Now substituting the values of lambda and mu in the above expression, we will get e into nu over 1 plus nu into 1 minus 2 nu plus e over 2 into 1 plus nu into uj comma ji plus e over 2 into 1 plus nu into ui comma jj plus fi equal to 0. LCM this term, we will get 2e into nu plus e into 1 minus 2 nu over 2 into 1 plus nu into 1 minus 2 nu into uj comma ji plus e over 2 into 1 plus nu into ui comma jj plus fi equal to 0. Now multiply e by 1 minus 2 nu, we will get 2e into nu plus e minus 2 nu into e over 2 into 1 plus nu into 1 minus 2 nu into uj comma ji plus e over 2 into 1 plus nu into ui comma jj plus fi equal to 0. Cancel 2 into nu, we will get e over 2 into 1 plus nu into 1 minus 2 nu into uj comma ji plus e over 2 into 1 plus nu into ui comma jj plus fi equal to 0. Now multiply above expression by 2 into 1 plus nu over e, so we will get 2 into 1 plus nu over e into e over 2 1 plus nu into 1 minus 2 nu into uj comma ji plus 2 into 1 plus nu over e into e over 2 into 1 plus nu into ui comma jj plus 2 into 1 plus nu over e into fi equal to 0. Now simplify this equation and cancel like terms. We will get 1 over 1 minus 2 nu into uj comma ji plus ui comma jj
plus 2 into 1 plus nu over E into Fi equal to 0, which is Cauchy-Navier equation in terms of engineering constants. Next topic is harmonic equation. Question is, show that epsilon kk is harmonic function in absence of the body force. मतलब यहाँ ये शो करना है कि बॉडी फोर्स की एब्सेंस में एप्सिलॉन के एक हार्मोनिक फंक्शन है। हमें पता है कि काची-नेवियर इक्वेशन ये होती है लैम्डा प्लस म्यू इंटू यू जे कोमा जे आई प्लस म्यू इंटू यू आई कोमा जे जे प्लस एफ आई इक्वल टू 0। यहाँ यू आई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और एफ आई बॉडी फोर्स है एंड कॉल इट इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ बॉडी फोर्स एब्सेंस है, that is Fi equal to 0. So equation 1 becomes lambda plus mu into uj comma ji plus mu into ui comma jj equal to 0 and call it equation 2. Now differentiate equation 2 with respect to xi, so we will get lambda plus mu into uj comma ji plus mu into ui comma jji equal to 0. Here I and j are dummy index and the displacement function u is continuous. So इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं lambda plus mu into ui comma I jj plus mu into ui comma I jj equal to 0. Now taking common ui comma I jj in above expression, so we will get lambda plus 2 mu into ui comma I jj equal to 0 and call it equation 3. नाउ अब हम इक्वेशन 3 में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यू आई कोमा आई जे जे को एप्सिलॉन के में चेंज करेंगे। सो इसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रेंथ डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को, जो कि ये है एप्सिलॉन आई जे इक्वल टू 1/2 इंटू यू आई कोमा जे प्लस यू जे कोमा आई एंड कॉल इट इक्वेशन 4। पुट जे इक्वल टू आई इन इक्वेशन नंबर 4, सो वी विल गेट epsilon ii equal to 1/2 into ui comma I plus ui comma I equal to 1/2 into 2 ui comma I cancel 2, so we will get epsilon ii equal to ui comma I. Now differentiate twice with respect to xj, so we will get epsilon ii comma jj equal to ui comma I jj. So equation 3 becomes lambda plus 2 mu into uii comma jj equal to 0. Now lambda plus 2 mu is not equal to 0 because lambda और mu constant है और epsilon ii comma jj is equal to 0. यहाँ epsilon ii सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं del square into epsilon ii equal to 0. Here I is dummy index, so इसको हम किसी भी इंडेक्स में चेंज कर सकते हैं u del square into epsilon kk is equal to 0. Hence, epsilon kk is harmonic function in the absence of the body force. Now, next question is, show that sigma kk is harmonic function in the absence of the body force. मतलब यहाँ ये शो करना है कि बॉडी फोर्स की एब्सेंस में सिग्मा kk एक हार्मोनिक फंक्शन है। हमें पता है कि काची-नेवियर इक्वेशन ये होती है lambda plus mu into uj comma ji plus mu into ui comma jj plus fi equal to 0 और यहाँ ui डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और fi बॉडी फोर्स है। कॉल इट इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ बॉडी फोर्स एब्सेंट है, that is fi equal to 0. So equation 1 becomes lambda plus mu into uj comma ji plus mu into ui comma jj equal to 0 and call it equation 2. Now differentiate equation 2 with respect to xi, so we will get lambda plus mu into uj comma ji plus mu into ui comma jji equal to 0. Here I and j are dummy index and the displacement function u is continuous. So इसको हम इस तरह लिख सकते हैं lambda plus mu into ui comma I jj plus mu into ui comma I jj equal to 0. Now taking common ui comma I jj, so we will get lambda plus 2 mu into ui comma I jj equal to 0 और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं lambda plus 2 mu into ui comma I comma jj equal to 0 and call it equation 3. Now अब इक्वेशन 3 में इस एक्सप्रेशन को सिग्मा kk में चेंज करेंगे, सो इसके लिए हम स्ट्रेंथ डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को यूज करेंगे, जो कि ये है
epsilon ij equal to 1 over 2 into ui comma j plus uj comma I and call it equation 4. Put j equal to I in equation number 4, so we will get epsilon ii equal to 1 over 2 into ui comma I plus ui comma I equal to 1 over 2 into 2 into ui comma I cancel 2, so we will get epsilon ii equal to ui comma I. Now differentiate twice with respect to xj, so we will get epsilon ii comma jj equal to ui comma I comma jj. So equation 3 becomes lambda plus 2 mu into epsilon ii comma jj equal to 0. Now अब यहाँ पर lambda plus 2 mu is not equal to 0 है because lambda और mu constant है और epsilon ii comma jj equal to 0 है. यहाँ एप्सिलॉन आई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डेल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन आई इक्वल टू 0. हेयर आई इज डमी इंडेक्स, सो इसको हम किसी भी दूसरे इंडेक्स में चेंज कर सकते हैं. यूं डेल स्क्वायर एप्सिलॉन के इज इक्वल टू 0 है एंड कॉल इट इक्वेशन 5. नाउ अब हम एप्सिलॉन के को सिग्मा के में कन्वर्ट करेंगे, सो इसके लिए हम हुक्स लॉ को यूज करेंगे जो कि ये है सिग्मा आई जे इक्वल टू लेमडा इंटू क्रॉनिकल डेल्टा आई जे इंटू एप्सिलॉन के प्लस 2 म्यू इंटू एप्सिलॉन आई जे एंड कॉल इट इक्वेशन 6. नाउ अब इक्वेशन 6 में सिग्मा आई जे को सिग्मा के में कन्वर्ट करेंगे, सो पुट आई एंड जे इक्वल टू के इन इक्वेशन नंबर 6, सो वी विल गेट सिग्मा के इक्वल टू लेमडा इंटू क्रॉनिकल डेल्टा के इंटू एप्सिलॉन के प्लस 2 म्यू इंटू एप्सिलॉन के. Since epsilon k is equal to 3, so sigma k equal to lambda into 3 into epsilon k plus 2 mu into epsilon k. Taking common epsilon k, so we will get sigma k equal to 3 lambda plus 2 mu into epsilon k. Now अब epsilon k को 0 बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को 2 times डिफरेंशिएट करेंगे with respect to xi. So we will get sigma k ii equal to 3 lambda plus 2 mu into epsilon k ii, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं sigma k ii equal to 3 lambda plus 2 mu into del square into epsilon k. Using equation 5, del square into epsilon k is equal to 0, so we will get sigma k ii equal to 3 lambda plus 2 mu into 0. Multiply these into 0, so we will get sigma k ii equal to 0, which implies that del square sigma k is equal to 0. Hence sigma k is harmonic function in the absence of the body force.